जब निकोलस उससे कहता है, रूंधे हुए गले से जब उसका मतलब बोलते समय उसका आवाज़ जो होता है वो थोड़ा भर्रा जाती है, आवाज़ क्लियर नहीं रहती है, शब्द क्लियर नहीं रहते हैं, तो बहुत ही मतलब दुख के साथ वह बोलता है कि बेग, क्या तुम मुझे भूल गए? तो फिर बेग भी रूधे हुए स्वर में उत्तर देता है और कहता है कि तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो। और निकोलस से कहता है कि तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस। दोनों मित्रों की जो आंखें हों डबडबा जाती हैं, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें जो उनकी होती हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं, उनके प्रेम के आंसू उनकी आंखों में उमड़ आते हैं। तो मित्र हो तो ऐसे बच्चों, आप लोग को भी अगर मित्र बनाइए अपने जीवन में तो ऐसे ही मित्र की खोज करनी चाहिए जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दे, हमेशा हमारे सुख दुख में वह शामिल हो। तो इस चैप्टर को पढ़ करके आपको ये सीख मिली होगी कि हमें किस प्रकार के मित्र को बनाना चाहिए, कैसे मित्र हमारे होने चाहिए। इस चीज़ को आप पहचान सकते हैं और कोशिश भी करेंगे। और इसके साथ साथ ही इस चैप्टर में ये भी समझाया गया कि भाई गलती तो मनुष्य से ही होती है। यदि मान लीजिए अजाने अनजाने में, पहली बात तो ये है कि जानबूझ करके कोई गलती नहीं करनी चाहिए, गलतियों से बचना चाहिए कि जानबूझकर हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर जाने अनजाने कभी कोई गलती हो ही जाती है तो उस गलती को एक्सेप्ट करने की क्षमता भी रखनी चाहिए। हो सकता है कि अगर हम अपनी गलतियों को ना छिपाएं, चाहे कोई गलती हम करते हैं उसके लिए चाहे हमारे माँ बाप डांट रहे हों या मेरे शिक्षक डांट रहे हों या कोई बड़ा हमें डांट रहा है, तो यदि हमसे गलती हो जाती है तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी गलती को स्वीकार कर लें, उसे भागे नहीं, अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए। यदि गलती हो जाती है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा किया है। तो हो सकता है कि आपकी जो सज़ा बहुत बड़ी हो वो छोटी हो जाए, या हो सकता है कि उससे प्रसन्न होकर के, क्योंकि आप सत्य बोल सकते हैं, उससे प्रसन्न होकर के लोग आपको सज़ा भी ना दे। तो यदि कोई गलती कभी भी आपके जीवन में आपसे होती है तो अपनी गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि हमसे ये चीज़ हो गया है और आगे से मैं प्रयास करूँगा कि मुझसे ऐसा ना हो। तो यही सीख इस चैप्टर में मिलती है। अब देखिए वर्ड मीनिंग है, इसमें यदि क्लियर नहीं होगा तो मैं अभी अलग से इसका इमेज भेज दूँगी आप लोग को। चैप्टर को पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद में इस चैप्टर का आप लोग शब्दार्थ लिखिएगा, पार्ट 2 डाल करके, डेट डाल करके, और शब्दार्थ लिख लीजिएगा। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब मशहूर, न्यौछावर करना मतलब समर्पित करना, और ऊधम मचाना, शोरगुल करना, शोर करना। चेहरा पीला पड़ना मतलब बुरी तरह घबरा जाना, और अस्वीकार मतलब मंजूर ना करना, किसी चीज़ के लिए इनकार कर देना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना, और दृढ़ता मीन्स क्या होता है, मजबूती, और विजय मतलब जीत, न्यायाधीश मतलब जज, और निर्णय मीन्स फैसला, और क्षमादान मतलब माफ़ी देना। अभ्यास में हम आएंगे, दिया है यहाँ पे देखिए मौखिक। जैसे पहले चैप्टर में हम मौखिक वाला अभ्यास किए थे, तो यहाँ पे है कि शुद्ध उच्चारण कीजिए। शब्द नीचे दिए गए हैं, उनका शुद्ध उच्चारण करना है, और उच्चारण करिएगा, शब्दों को देखिएगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है, और अपने घर में किसी से भी कहिएगा, आपके चाहे मम्मी पापा हो या आपके बड़े भाई बहन हो, किसी से भी बोल दीजिएगा कि ये इसका जो वर्ड है उनको आप बोल दीजिए और इसे हम सुन करके लिखेंगे, शुद्ध लेख लिखेंगे। कोई आपको इमला बोलेगा और उसे लिखिएगा। मेहनती, न्यौछावर, महोदय, शिक्षक, आश्चर्य, संदेह, आश्चर्यचकित, न्यायाधीश, राजतंत्रवादियों। अब मौखिक में खा एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, दोनों मित्रों के क्या नाम थे? अब बताइए दोनों मित्रों के क्या नाम थे? तो निकोलस और बेग। बगल में ऐसे लिख लेंगे बुक में ही कि निकोलस और बेग दोनों मित्रों के नाम थे।
दूसरा क्वेश्चन है कि बेग को दंड मिलने के बाद निकोलस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब बेग को दंड मिलता है, वह अपने अपराध, उनके मित्र के अपराध को अपने सर पे ले लेता है, तो उसके भीतर एक नई ज्योति पैदा हो जाती है। तो लिख देंगे उसके भीतर नई ज्योति पैदा हो गई। अब यहाँ पे नई ज्योति पैदा होने से मतलब क्या हो जाएगा कि उसके अंदर प्रकाश फैल जाता है, उसमें काफ़ी सुधार हो जाता है, वो अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास धीरे धीरे करने लग जाता है और इतना सुधर जाता है कि फिर वह एक अच्छे पद पे, न्यायाधीश के पद पे वह नियुक्त हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि अगर क्वेश्चन है कि बेग को दंड मिलने के बाद निकोलस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके भीतर नई ज्योति पैदा हो गई। निकोलस घोड़े पर चढ़कर कहाँ गया, तो लंदन क्रॉमवेल के पास गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में का एक्सरसाइज है, उसमें है दिया है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए, निकोलस और बेग इंग्लैंड के किस प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ते थे। तो किस प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ते थे, वह स्कूल का नाम था वेस्टमिनिस्टर। वेस्टमिनिस्टर नाम था। तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद में आगे एक्सरसाइज पे आएंगे। खिड़की का शीशा तोड़ने की सज़ा किसने अपने सिर पर ली। तो किसने अपने सिर पर लिया था, तो निकोलस के मित्र बेक ने। निकोलस के मित्र बेक ने। निकोलस न्यायाधीश बन गया और बेक क्या बन गया था, तो बेक बन गया था सेना नायक। फिर देखिए, क्रॉमवेल व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था, तो जैसा कि बताया गया था कि कैसा शासक था, वो कठोर शासक था। अब उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, बेग को से प्रेम था, किससे प्रेम था, क्या भर देंगे यहाँ पे, तो सत्य भर देंगे, यहाँ लिख देंगे सत्य। और जबकि निकोलस को किससे प्रेम था, असत्य। बेग को सत्य से प्रेम था और निकोलस को असत्य से, इसीलिए तो उसने झूठ बोला था, लेकिन फिर उसमें सुधार हो जाता है। और फिर शिक्षक, दूसरे में भर देंगे हम शिक्षक। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। कौन बाहर जाता है क्लास से कुछ देर के लिए, तो शिक्षक महोदय क्लास से बाहर जाते हैं। शिक्षक महोदय। उन दिनों इंग्लैंड में का शासन था, क्या नाम बताया गया था, क्रॉमवेल। क्रॉमवेल का शासक था, क्रॉमवेल। पसीने से लथपथ निकोलस, क्या भर देंगे, निकोलस क्रॉमवेल के सामने खड़ा था। निकोलस लिख देंगे यहाँ पे। अब एक अगला एक्सरसाइज है, किसने किससे कहा, लिखिए। जिसने यह शरारत की है वह खड़ा हो जाए। बताइए जल्दी से, किसने कहा था ये बात, तो शिक्षक ने कहा था। और किससे कहा था, किसने कहा, तो शिक्षक ने कहा। किससे कहा, तो बच्चों से कहा था। किसी एक का नाम लेकर के तो उन्होंने कहा नहीं था, बच्चों से कहा था कि किसने कहा, किसने मतलब ये शरारत किया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शिक्षक ने बच्चों से। अगला है कि मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। ये बात किसने किससे कही थी, तो यह बात किसने कहा था, तो निकोलस ने अपने मित्र बेग से कहा था। तो यहाँ हम लिख देंगे कि निकोलस ने बेग से कहा था। तीसरा है कि मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एक जिस्टर में सबसे तेज हो। ये बात किसने कहा था, तो ये बात न्यायाधीश निकोलस ने कहा था, जो न्यायाधीश बन गया था, यानी कि ये बात निकोलस ने कहा था। निकोलस कहता है कि एक जिस्टर जेल में जो सबसे तेज घोड़ा हो, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा हो, वह मेरे लिए ले करके आओ। अब किससे कहता है, अपने नौकर से कहता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि निकोलस ने नौकर से कहा। अगला है कि आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। ये बात किसने किससे कहा, तो ये बात
क्रॉमवेल ने कहा था। इंग्लैंड के शासक ने, इंग्लैंड का जो शासक था क्रॉमवेल, उसने कहा था। किससे कहा था? निकोलस से कहा था। तो यहाँ हम लिख देंगे क्रॉमवेल ने निकोलस से कहा। प्रश्न उत्तर जो है ये वर्णनात्मक प्रश्न और उच्च स्तरीय प्रश्न जो है ये लिख करके मैं अलग से सेंड करूँगी आप लोग को। फिर देखिए भाषा ज्ञान में ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आहार। अब देखिए आहार शब्द में आ जुड़ा है तो आ आपका उपसर्ग है तथा हार आपका मूल शब्द है। मूल शब्द यहाँ पे हार है और आ उपसर्ग है। हार का मतलब होता है, हार का मतलब होता है क्या? एक तो गले में पहनने वाला हार होता है और दूसरा हार का मतलब होता है पराजित होना, किसी चीज़ में हार जाना। लेकिन जब उसके साथ आक उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यही बात कहा गया कि ऐसे शब्दांश, यानी आ यहाँ पर शब्दांश है और जो कि हार शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है और फिर उसका आहार का मीनिंग हो जाता है भोजन। तो आ यहाँ पर उपसर्ग है और हार यहाँ पे मूल शब्द है। अब नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में आ तथा सा उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। इधर वाला ये सब जो है इसमें आपको क्या जोड़ना है? आ जोड़ना है और इधर वाले में आपको सा जोड़ना है। ठीक। अब जब सत्य के साथ आ जुड़ता है तो क्या हो जाता है? असत्य। भिन्न के साथ आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अभिन्न। और ज्ञान के साथ आ जुड़ेगा तो अज्ञान। आ के साथ में सफल जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? असफल। और आ के साथ धर्म जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अधर्म। इसी प्रकार से आपको इधर सा जोड़ने हैं। सारे शब्दों में सा आगे जोड़ देना है, सा उपसर्ग हो जाएगा। किसी शब्द में जब आगे कुछ जोड़ा जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो आगे जुड़ने वाले को हम उपसर्ग कहते हैं। उन शब्दांशों को क्या कहते हैं? उपसर्ग। कुशल में सा जुड़ेगा तो सकुशल हो जाएगा, फल में सा जुड़ेगा तो सफल हो जाएगा, धर्म में सा जुड़ेगा तो सधर्म हो जाएगा और परिवार में सा जुड़ेगा तो सपरिवार हो जाएगा, हित में सा जुड़ेगा तो सहित हो जाएगा। देखिए, जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है, तो जैसा लिखा है सामान्य अर्थ ना देकर के कोई विशेष अर्थ देता है, वह मुहावरा कहलाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि आँखों का तारा, तो ये अपने साधारण अर्थ को छोड़ देता है। आँखों मतलब आँख होता है, तारा जानते ही हैं आप लोग। तो आँखों का तारा सामान्य अर्थ से हट करके इसका विशेष अर्थ हो जाता है कि बहुत प्यारा। जो बहुत प्यारा होता है उसे हम कहते हैं ये हमारे आँखों का तारा है। अब नीचे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है मुहावरा, पहला क्या है? चेहरा पीला पड़ जाना। चेहरा पीला पड़ जाना मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? विशेष अर्थ क्या होता है? घबरा जाना। देखिए चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि जब निकोलस से शीशा टूट जाता है और फिर वो सज़ा के बारे में सोचने लग जाता है तो उसका चेहरा जो है पीला पड़ जाता है। तो चेहरा पीला पड़ना मतलब क्या होता है? घबरा जाना। इसका मीनिंग होगा घबरा जाना। अब आप लोग को यहाँ पे वाक्य प्रयोग भी करना है, आप लोग अपनी बुक में फिल करेंगे। चेहरा पीला पड़ जाना आपको सेंटेंस का प्रयोग करते हुए मतलब इस जो मुहावरा है इसका प्रयोग करना है। जैसे आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, जैसे मेरा बेटा मेरे आँखों का तारा है, या राम जी दशरथ की आँखों के तारे थे। ऐसे ही आपको चेहरा पीला पड़ जाना मुहावरा का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे लिख सकते हैं कि जब निकोलस का अपराध सामने आया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, या सज़ा के डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। अब आपको पानी पानी होना मुहावरा का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है तो आप लिख सकते हैं कि जब उसकी चोरी पकड़ी गई तब वह पानी पानी हो गया।
हवा से बातें करना, बहुत बहुत तेज़ दौड़ना। हवा से बात करने मुहावरा का अर्थ क्या होता है? हवा से बात कोई थोड़ा करता है कि कोई बात कर रहा हो हवा से ही, हवा हवा तुम कैसे चलते हो। तो ये तो समान अर्थ हो जाएगा। लेकिन हवा से बात करना एक विशेष अर्थ में, मुहावरे का एक विशेष अर्थ होता है, तो विशेष अर्थ में हो जाएगा कि बहुत तेज दौड़ना। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई बताए ज़रा कि जो महाराणा प्रताप जी थे उनके घोड़े का क्या नाम था? तो उनके घोड़े का नाम था चेतक। और चेतक क्या करता था? चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से ही बात करता था, बहुत तेज दौड़ता था। चार चांद लगाना। चार चांद लगाना मतलब अत्यधिक सुंदर बनाना या अत्यधिक शोभा बढ़ाना। कोई चीज़ सुंदर हो उसे और सुंदर बना देने को हम कहते हैं चार चांद लगाना। जैसे कि दीपावली में क्या होता है? दीपावली में पूरे संसार में दीपक जलाया जाता है, सब लोग अपने घर के आगे दीपक जलाते हैं। लेकिन जब उसी रात में दीपक चारों तरफ जलता है और लोग पटाखे छोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं, तो और लोग अपने दीवारों को लड़ियों से सजा देते हैं, तो ये सब क्या करते हैं? हाँ, उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, दीपावली त्यौहार की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो कोई चीज़ सुंदर हो उसे और अधिक सुंदर बनाने को हम कहते हैं चार चांद लगाना। ठीक, तो इसे आप लोग इसका अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करिएगा। फिर रचनात्मक कार्य में है कि सच्चे मित्र की आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसा कि आपने एक चैप्टर में इसकी कहानी पढ़ी, इन्हीं में से एक अपनी कक्षा में सुनाइए। तो एक दूसरी कोई यही कहानी नहीं बल्कि कोई और दूसरी कहानी जो सच्चे मित्र पर आधारित होगी, उस कहानी को आप कहीं से भी ढूंढ के पढ़िएगा। और क्लास जब आपकी चलेगी, स्कूल में स्कूल खुलेगा, तब आप उस कहानी को सुनाइएगा। खा है कि कक्षा में सच्चे मित्र के लक्षणों पर चर्चा कीजिए। फिर क्लास में हम ये चीज़ चर्चा करवाएंगे कि एक सच्चे मित्र का क्या लक्षण होता है, क्या उसके अंदर गुण होते हैं, क्या विशेषता होती हैं। तो सब सोच के रखिएगा या कहीं लिख के रखिएगा और सुनाइएगा कि क्या क्या विशेषताएं एक सच्चे मित्र में होती हैं, क्या क्या विशेषता होती है सच्चे मित्र की। अगला एक्सरसाइज है गा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप कहानी को आप पढ़ें, समझें, अब बताइए इससे आपको क्या सीख मिलती है। हर कोई कहानी, जब कोई भी कहानी आप पढ़ेंगे तो उससे कोई ना कोई सीख आपको अवश्य मिलती है। तो इससे जो आपको सीख मिलती है, जो भी सीख, कोई नहीं कि एक सीख आप लिखिए। इस कहानी को पढ़ करके आपको जो भी प्रेरणा मिली, जो भी सीख मिली, उसे आपको यहाँ पर मतलब 2-3 लाइन में, 1 लाइन में, 2 लाइन, 3 लाइन में, जितना भी आप मतलब लिख सकते हैं, उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। बच्चों, हम समझते हैं कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछिएगा मैसेज करके। और जितना भी एक्सरसाइज बुक का है वो बुक में ही फिल करेंगे, पुरानी बुक है तो उसमें सुधार करिएगा। भाई द कुछ गलत लिखा हो तो एक बार उसे सुधार लीजिएगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और जो वर्ड मीनिंग है कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में आप क्या नोट करेंगे? पार्ट 2 में सबसे पहले आप डेट डालेंगे, पार्ट नंबर डालेंगे और पार्ट का नाम डालेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ जिनके पास बुक है वो तो उसी देख के कर लेंगे, जब नहीं है तो मैं इसका फ़ोटो, आपको शब्दार्थ का फ़ोटो भेज दूँगी, वो उससे कर लेंगे। लेकिन आप लोग गलत बहुत करते हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत गलती करते हैं, मात्रा गलत बहुत करते हैं। तो ध्यान से लिखिए, देखिए कैसे लिखा हुआ है, उसका क्या उच्चारण है। और जब आप पढ़ के लिखेंगे तो शायद आप इन गलतियों से बच जाएं। आप लोग क्या करते हैं, बस लिखते चले जाते हैं। तो कोशिश तो यही करिए कि आप बुक से लिखिए या जो मैं सेंड करती हूँ उससे लिखिए। होता क्या है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अगर मान लीजिए दूसरी की कॉपी से नकल करते हैं या लिखते हैं तो जो बच्चा दूसरा बच्चा जो गलती किए रहता है वही आप लोग भी कर देते हैं। तो ऐसे में इन गलतियों से बचिए, पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे लिखा वैसे आप छाप दीजिए। पढ़ते हुए अगर आप लिखते हैं तो इससे अगर वो बच्चा गलत लिखा है तो आप वो गलती पकड़ पाएंगे और अपने में सुधार कर पाएंगे, साथ साथ में उसके में भी सुधार हो जाएगा। तो इसलिए जब भी लिखिए तो पढ़ के लिखिए।
और जल्दबाजी मत करिए। सुंदर राइटिंग बनाने का प्रयास करिए और वर्ड मीनिंग करेंगे। वर्ड मीनिंग के फिर बाद जो प्रश्नोत्तर मैं सेंड करूँगी लिख करके उसे आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे अच्छी राइटिंग में, और गलती नहीं करेंगे। बार बार मैं समझा रही हूँ कि आप लोग गलत नहीं करेंगे, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। अब आप क्लास 4th में पहुँच गए हैं, अगले साल आप 5th क्लास में पहुँच जाएंगे, तो गलती सुधारिए, कोशिश करिए कि गलती कम से कम हो। और जब भी चेक करने के लिए फ़ोटो सेंड करिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, वर्ड क्लियर होना चाहिए। जब वर्ड ही नहीं क्लियर हो, एक तो पेंसिल से लिखना है, 4th तक आप लोग को पेंसिल से ही लिखना है, और जब वर्ड क्लियर नहीं रहेगा तो फिर उसे कैसे चेक कर पाएंगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, हम कैसे समझ पाएंगे। तो अच्छे से थोड़ा डार्क लिखिएगा और फ़ोटो भी क्लियर ले करके तब सेंड करिएगा, और एकदम अच्छे से आना चाहिए, नहीं हो कि साइड का शब्द कटा हो, पूरा आना चाहिए फ़ोटो, फिर सेंड करिएगा आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।